Namaste, Vanakkam, Anayam. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लास 11th की हिस्ट्री के बाद क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 हम लोग करेंगे, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, उस चैप्टर की वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये जो है ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके इसको पूरे मतलब कंटेंट को खत्म करेंगे। तो जो चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दीदी की पाठशाला चैनल क्लास 11th एंड 12th के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट प्रोवाइड कराता है और क्लास 8 to 10th के लिए सोशल साइंस के लिए ये चैनल हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो अभी क्या करते हैं, अभी शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें हम चुनाव और प्रतिनिधित्व चैप्टर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आपका क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे चैप्टर के नाम से पता चल रहा है चुनाव, तो चुनाव एक ऐसा चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी कि हम इस चैप्टर में चुनाव के बारे में और प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चुनाव के बारे में अगर हम जाने, चुनाव होता क्या है, तो चुनाव एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो आप अपने आसपास आए दिन सुनते रहते हैं। ठीक है, आप न्यूज खोलते हैं, न्यूज खोलते ही आपको सुनाई देता है कि इस राज्य में चल रहे हैं चुनाव, चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव का माहौल है देश में, ये वो इस तरीके की खबरें आप तब सुनते रहते हैं। ठीक है, तो चुनाव एक ऐसा शब्द है जिससे मतलब आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व जो है एक थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए वर्ड हो जाता है, जिसे हम मतलब यूज नहीं करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो चुनाव का जो अगर हम बेसिक अर्थ देखें तो चुनाव का मतलब होता है किसी चीज को चुनना या सिलेक्ट करना। ठीक है, तो हम अपनी पसंद से जो भी चीज चुनते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, उसका चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीति जब हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं तो इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चुनाव है वो चुनाव किसका है, अपने लीडर का चुनाव है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव है। ठीक है, तो जब हम अपने लिए एक लीडर, एक प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसको राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जाता है, चुनाव कहा जाता है। और वही प्रतिनिधि जब हमारे लिए कार्य करता है, हमारे लिए स्टेप्स लेता है, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, हमारी आवाज आगे तक पहुंचाता है, इसी को प्रतिनिधित्व कहते हैं, यानी कि लीडरशिप कहते हैं। तो इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में हम इसको अच्छे से पूरी तरीके से इलैबोरेट करके पढ़ने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चुनाव और प्रतिनिधित्व को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चुनाव की परिभाषा देखें, एक मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया, लेकिन अगर हम एक परिभाषा देखें चुनाव की तो वो क्या हो सकती है, चुनाव मतलब होता है इलेक्शन। तो चुनाव क्या है, चुनाव वह संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश के नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि किसी भी देश के नागरिक इसमें क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को, अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो लीडर हमने चुना वो क्या करता है, वो सरकार चलाता है हमारे बिहाफ पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर एक, हम सब मामलों में रोज रोज जाकर क्या इंटरफेयर नहीं कर सकते ना हम देख सकते, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सारी चीजें, जनता की भागीदारी होना जरूरी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने लिए एक लीडर इलेक्ट कर लेते हैं, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पर हमारे लिए कार्य करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमने किसी प्रतिनिधि को चुना और वो उनके स्थान पर सरकार चलाता है, जो हमारे स्थान पर। ठीक है, कानून बनाते हैं और प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। ठीक है, कानून बनाना हो या जो भी प्रशासन से रिलेटेड निर्णय लेने वो सब हमारे बिहाफ पर लेता है। ठीक है, इसके बाद बात करें मुख्य बिंदु, तो यह जनता को अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार बदलने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, चुनाव में हम क्या करते हैं, जनता अपनी सहमति से या असहमति व्यक्त करने के लिए, मतलब क्योंकि चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं, तो हर 5 साल में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि जो लीडर हमने पहले चुना था, मान लीजिए वो अच्छा काम नहीं कर रहा है या वो अच्छा काम कर भी रहा है, तो हमने क्या किया है, हम हर 5 साल में अपनी सहमति और असहमति दिखा सकते हैं चुनाव के माध्यम से। ठीक है, और ये क्या है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार को बदलते हैं, ना कोई विद्रोह है ना विवाद है, बस समझाते हैं। ठीक है, ईवीएम मशीन पर अपना मत जिसको हमें देना होता है वो बटन प्रेस करते हैं और अपनी तरफ से हम
अपनी भागीदारी पूरी करके आ जाते हैं। उसके बाद जिसको बहुमत मिलती है वो लीडर बन जाता है। ठीक है, सहमति असहमति दिखाने का तरीका है जिससे सरकार को बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद बात ये तो हो गया आपका चुनाव। इसके बाद लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र तो एक ऐसा शब्द है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, यानी कि जनता का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र या लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पावर है, ठीक है, वो किसके पास होती है? वो जनता के पास होती है। सारी की सारी पावर जो है वो जनता के पास होती है। ये जनता मतलब अगर देखा जाए तो एक बहुत ही फेमस कोट है इब्राहिम लिंकन का कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन है उसे ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो यह क्या है? जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन का रूप है जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की हम बात करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें पावर किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में, लोगों के हाथ में होती है, और ये लोगों का शासन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही होता है। ठीक है, अब बात करें प्रकार की, तो हमारा जो लोकतंत्र है बेटा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? जहाँ नागरिक सीधे तौर पर निर्णयों और नीति निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी नीति लेनी, जैसे आप ग्राम पंचायत वगैरह में देख सकते हैं, ग्राम सभा जो होती है वो डायरेक्ट जाती है पंचायत में और किसी भी निर्णय पर, है ना, हाथ उठाकर या किसी भी तरीके से डायरेक्ट सीधे तौर पर वहां पर भागीदारी अपनी देती है। लेकिन ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहां पर नागरिक जाएं, खुद से अपनी सहमति असहमति दिखाएं कि ये निर्णय लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो ये तो छोटे एरियाज पे किया जा सकता है। लेकिन जैसे अगर हमारे घर में कोई चुनाव करना हो किसी भी चीज का, है ना, मान लो कि कुछ लेकर आना है, कोई नई चीज लेकर आनी है, तो अब विवाद हो रहा है कि नहीं इस वाले ब्रांड का लाना है या इस वाले ब्रांड का लाना है, तो फिर क्या करें? हमारे घर का जो भी बड़ा है वो क्या कराए? वो चुनाव कराए कि भाई इतने मतलब इस ब्रांड का लाने के लिए किसको कितने वोट्स हैं और इस ब्रांड का लाने के लिए कितने वोट्स हैं, ना। तो ऐसे हाथ ऊपर करा लिए हमारे पेरेंट्स ने, और फिर हमने जैसे कि मान लीजिए जितने मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 4 मेंबर्स ने एक ब्रांड के लिए और एक ब्रांड के लिए 6 मेंबर्स ने मतलब अपनी सहमति दिखाई, तो जिसमें ज्यादा सहमति आई हमने उस चीज को फॉलो कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट एक तरीके से तरीका हो गया आपका, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। तो ये कहाँ है? ये प्राचीन के यूनान के नगर राज्यों में था, और आज के समय भी आप ग्राम सभा में इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि भारत जैसे इतने बड़े देश में क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम करना ईजी है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम रोज रोज जाएं या किसी भी निर्णय निर्माण के लिए हम जाएं, इकट्ठे हों और वहां पर हमसे हमारी सहमति ली जाए, है ना? तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब किसी से भी अगर कहा जाए कि आप देश के लिए एक दिन निकालिए, और मतलब मान लीजिए कि वो दिन संडे का ही हो, कि आप जाइए और संडे को एक नीति निर्माण के लिए जो सभा बैठने वाली है वहां जाकर भागीदारी दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। इतने बड़े देश के लिए, भारत जैसे बड़े देश के लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे देश जहां पर नागरिक खुद से चुनाव नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मतलब नीति निर्माण में खुद से भागीदारी नहीं लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वो अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए हमारी क्लास में हमें किसी टीचर से प्रॉब्लम है, कोई टीचर जो है वो पढ़ा रही है, हमें कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, हम अपने उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टीचर को चेंज कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अब पूरी क्लास तो नहीं जाएगी, है ना, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए पूरी क्लास ना जाकर हमने क्या किया? अपनी क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया, कि मान लीजिए हमने अपने एक मॉनिटर को या किसी भी एक बंदे को जो बोलने में अच्छा है, जो बात अच्छी रख सकता है आप सब में से, आपने उसको इलेक्ट किया और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाएगा और वो आपके लिए अपनी बात रखेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पूरी क्लास जाके वहां पर भाई भीड़ इकट्ठी करें, तो वो चीज थोड़ी सी ठीक नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया? हमने अपना एक लीडर इलेक्ट किया, वो हमारे लिए बात रखने गया। उसी तरीके से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जहां नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं, तो भारत जैसे बड़े देश में ऐसा ही होता है क्या कि हम अपने जो लीडर सिलेक्ट करते हैं, वो लीडर क्या करते हैं? वो लीडर आगे जाकर हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम तो नहीं जा सकते, हम पूरे मतलब सारे के सारे इकट्ठे होकर संसद में तो नहीं इकट्ठा हो सकते कि नहीं हमें चाहिए। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब हमारे प्रतिनिधि ने हमारी बात पहुंचाई हो, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तब हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो और अपनी बात रखे वहां पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सरकार को जब बनाने का अधिकार है तो उसका विरोध करने का अधिकार भी हमारे पास ही है। ठीक है, अभी आपने देखा रिसेंटली
कॉकरोच जनता पार्टी ने जो नीट एग्जाम के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके लिए आपने देखा जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे शामिल हुए, है ना। मतलब पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से वहां पर स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और वहां पर फिर सरकार के सामने बात रखी गई शांतिपूर्ण तरीके से, जब नहीं रखी गई तो बहुत मतलब गलत भी हुआ, बच्चों के साथ कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई। लेकिन क्या हुआ एट द एंड, जब सरकार को लगा कि भाई अब मामला बिगड़ सकता है तो सरकार ने जनता की बात मान ली और इस्तीफा आ गया धर्मेंद्र प्रधान जी का, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लोकतंत्र को और भी बेहतर बनाता है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की बात को माना जाए, ठीक है, जनता की बात सुनी जाए, है ना। उसके मत या मतलब अब हमने ही आपको इलेक्ट करके भेजा है और लोकतांत्रिक देश होने का अर्थ ही है कि लोगों की जो बात है, लोगों की जो राय है उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा होता है कि हमारे प्रतिनिधि जाकर शासन चलाते हैं, जबकि डायरेक्ट जो आपका होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है उसमें हम खुद से जाकर निर्णय निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका लोकतंत्र और चुनाव, मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था। तो भारत में भारत की जो चुनाव व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती है। तो भारत में दो मुख्य प्रकार के चुनाव प्रणालियों की चर्चा की गई है। एक है जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, जैसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, ये FPTP बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, नाम से समझ में आ रहा है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी चुनाव को करने का, ठीक है। हमने क्या करा, हमने चुनाव करा, हमने पर्चियां डलवा ली मान लो, और उसमें से जिस भी चीज के लिए की पर्ची ज्यादा आई, है ना, मान लीजिए दो चीज हमें खानी है, एक बर्गर और एक मोमोज खाने हैं या पिज्जा और बर्गर खाना है, तो हमने क्या करा कि भाई ऐसे 10-15 लोग हैं तो हमने क्या करा लिया, हमने पर्चियां बनवा के और एक बॉक्स में डलवा ली कितने लोगों को पिज्जा कितने लोगों को बर्गर। तो उसमें से जिसको जो ज्यादा खाना है, मान लीजिए ज्यादा लोगों को पिज्जा खाना है तो हम पिज्जा मंगाएंगे, ज्यादा लोगों को बर्गर खाना है तो हम बर्गर मंगाएंगे। तो इस तरीके से चुनाव में भी क्या होता है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें वो सारी पार्टी उसमें से मतलब फिर नागरिक क्या जाते हैं, जनता वहां जाके वोट डालती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो ये क्या है, सबसे आगे वही जीते प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सबसे इजी सिस्टम था। और हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में पहली बार चुनाव जैसी चीज होनी थी और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग ज्यादा साक्षर भी नहीं थे, तो इसीलिए हमने इस पॉलिसी को अपनाया, ठीक है, सिस्टम को अपनाया। इसकी कार्यप्रणाली क्या है कि पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है। अब पूरे देश का एक साथ चुनाव कराना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या किया जाता है, पूरे क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में यानी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, ठीक है। हर एक पार्टी क्या करती है, हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रतिनिधि खड़े करती है, यानी कि मान लीजिए कि आपकी 3-4 पार्टीज हैं, पार्टी A B C and D, ठीक है। तो पार्टी A भी इस एरिया से अपना प्रतिनिधि देगी, ठीक है। हर एक एरिया से पार्टी A B C D सबके प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चुनाव हुआ, चुनाव में, ठीक है, तो चुनाव में क्या है, ABCD में से जिसको भी उस एरिया से ज्यादा वोट मिले हैं तो उस पार्टी की क्या बन जाएगी, ठीक है, वो प्रतिनिधि वहां, मतलब उस पार्टी का प्रतिनिधि वहां इलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही पूरे देश में क्या किया जाता है, पूरे देश में से फिर मान लीजिए कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 543 सीटें होती हैं, ठीक है। तो 543 सीटों में से 543 का हाफ से ज्यादा जिसको भी मिलेंगी, ठीक है। तो 500 क्या हो गया, 250, तो आपके ऐसे अराउंड 270 कुछ की 270 अराउंड की जो सीटें जिसके पास जाती है ना, ठीक है, 270 तक की सीटें जिस बंदे के पास चली जाती है, जिस भी पार्टी के पास चली जाती है, पार्टी ABCD में से, तो वो क्या बन जाती है, वो आपकी बहुमत दल की पार्टी बन जाती है और लोकसभा में वो सरकार बनाती है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये बहुत इजी सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है और उन इकाइयों में से एक एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, ठीक है। अब विजय का आधार क्या होता है, जीत का आधार क्या होता है, जिस उम्मीदवार ने अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं उसे विजय घोषित कर दिया जाता है, जिसको उनमें से सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। इसके लिए 50% या बहुमत पाना अनिवार्य है, लेकिन क्या है कि इसमें या तो आपके पास 50% वोट होने चाहिए या फिर 50% से कुछ अधिक, यानी आपके पास बहुमत होना जरूरी है, तभी आप उम्मीदवार या तभी जो उम्मीदवार या प्रत्याशी है वो प्रतिनिधि बन सकता है, ठीक है। वो लीडर तभी बनेगा जब 50% से ज्यादा वोट उसको मिले हैं, ठीक है। अगर आपको भी मतलब मान लीजिए कि वोट बट गए हैं, किसी भी एक बंदे को 50% वोट नहीं मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर व्यवस्था कुछ अलग होगी, ठीक है। उपयोग क्या है, भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव आप सबको पता ही है कि क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, बांट दिया जाता है,
पूरे भारत को, और उनमें से, ठीक है, उनमें से अलग अलग एरिया से अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं, और जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुने जाते हैं वो पार्टी जो है वो बहुमत पार्टी बन जाती है, ठीक है, और उसकी लोकसभा में सरकार होती है, वो सत्ताधारी सरकार बन जाती है, और उसी पार्टी का आपका प्रधानमंत्री बनता है। तो अभी रिसेंटली आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी किस पार्टी की सरकार है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर ठीक भी है या नहीं, ठीक है। चलिए, विशेषता की अगर हम बात करें तो विशेषता है आपकी 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का केवल 48 वोटों के कांग्रेस पार्टी को क्या मिली थी, सिर्फ 48% वोट मिली थी। अब 48% वोट मिली है तो 48% तो मतलब क्या बोला गया, कम से कम 50% वोट होने चाहिए, यानी कि जीती ही नहीं है तो लेकिन टीपी प्रणाली के कारण 80% से अधिक यानी कि 415 सीटें उसको हासिल हुई, ठीक है। वोट परसेंट इसमें क्या हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन वोट परसेंट पर ध्यान ना देकर इसमें सीटों पर ध्यान दिया जाता है कि आपको टोटल सीटें कितनी मिली हैं। तो यहाँ पर इनको 415 जो सीटें मिली, तो 415 तो बहुत ज्यादा सीटें, 415 सीटें मिल गई, इनको 400 पार हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसकी विशेषता है कि वोट परसेंट बेशक कम हो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी परसेंट सीटें या कितनी सीटें उस पार्टी को मिली हैं, और सीट के आधार पर हम क्या करते हैं, सत्ताधारी पार्टी का चयन करते हैं, ठीक है। अगला जो आपका सिस्टम है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, ये इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसे मतलब क्योंकि ये जनता को नहीं समझाई जा सकती थी उस समय पर जब चुनाव शुरू हुए थे, ठीक है, तो इसीलिए ये जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव नहीं कराए जाते। इसमें क्या होता है कि किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र या पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है, पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। इसमें क्या होता है, विजय का आधार प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें मिलती हैं जिस अनुपात में उसे वोट मिले। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर वोट का और सीटों का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, सीटों का और वोट का बराबर अनुपात होता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, ये आपका इजराइल और नीदरलैंड्स में होता है। पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र होता है और पार्टियां मतों के अनुपात से सीटें पाती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी को वोट दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, और जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उसको उतनी परसेंट सीट मिलेगी। मान लीजिए पार्टी ए को 20% अगर वोट मिले हैं तो उसको 20% सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। पार्टी बी को 30% वोट मिले हैं तो उसको 30% सीटें मिल जाएंगी। तो जितने परसेंट आपको वोट मिलते हैं उतने परसेंट यहाँ पर सीटें मिलती हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, और यहाँ पे पावर जो है वो बढ़ जाती है एक तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पर वोट जो है वो बर्बाद नहीं होते, और हर एक के जो बात है, ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो हर एक बंदे की राय जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि 55% एक बंदे को मिले हैं, वो तो जीत गया, लेकिन जो 45% वोट जिन बंदों ने दिया है उनकी भी तो कोई राय है ना, तो उनकी राय तो यहाँ पर मानी नहीं गई। पार्टी किसकी बन गई, जिसके वो 55% वोट मिले, लेकिन जो 45% नाखुश लोग हैं, जो उस पार्टी से खुश नहीं थे, जिसने किसी और पार्टी को वोट दिया था, ठीक है, तो उसकी बात तो देखी ही नहीं गई। तो ऐसा होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, बहुत सारी बातें नहीं, मतलब एक बड़ी जनसंख्या की बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें क्या होता है, जितने परसेंट आपको वोट मिले हैं उतने परसेंट आपको सीटें मिलती हैं, उतनी पावर आपको मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें अर्जेंटीना या पुर्तगाल की, तो यहाँ पर भी क्या होता है, देश में बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांटा जाता है। तो नीदरलैंड्स या इजराइल और अर्जेंटीना और पुर्तगाल, इन एरियाज में ये सिस्टम देखने को मिलता है। भारत में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन भारत में इसका उपयोग बहुत सीमित तरीके से होता है। जैसे क्या कि भारत में यह प्रणाली केवल अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर हमें करना है जिसमें डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद में इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है, ठीक है। एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही एक और पार्ट होता है, मतलब इसका सब पार्ट होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिससे हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जो आपकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, एक तरीके से लिस्ट तैयार करती है, प्रेफरेंस लिस्ट इसमें तैयार होती है। तो जो बंदा मतलब उम्मीदवार है उन सबका नाम मतलब नाम उसमें लिखा जाता है। फिर क्या होता है, हर एक इंसान से हर एक उम्मीदवार को वोट डलवाया जाता है, लेकिन उनसे प्रेफरेंस सिलेक्ट कराई जाती है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे किस बंदे को इलेक्ट करना चाहते हैं, सेकंड पे किसको इलेक्ट करना चाहते हैं, थर्ड पे किसको इलेक्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से हर एक उम्मीदवार, हर एक जो मतलब
उम्मीदवार को हर एक बंदा वोट डालता है सभा में मौजूद, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाता है कि किसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, ठीक है। तो जिसको भी सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा गया होता है वो बन जाता है आपका लीडर, ठीक है। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में होता है। इस व्यवस्था से हमारे देश के राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। तो अब इसकी तुलना में देख लो FPTP यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और PR प्रणाली की तुलना अगर देखी जाए तो क्या है, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे आगे वही जीते प्रणाली में छोटे भौगोलिक क्षेत्र इसमें क्या होता है, छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है पूरे देश को। लेकिन जो PR होता है, समानुपातिक प्रणाली होती है, उसमें पूरे भौगोलिक क्षेत्र को एक बड़ा देश या पूरे देश मतलब पूरे देश को क्या माना जाता है, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता। इसके बाद बात करें वोट की, तो मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे आगे वही जीते प्रणाली में वोट उम्मीदवार को मिलता है, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, वोट राजनीतिक पार्टी को मिलता है, ठीक है। वोट किसको मिलता है, उम्मीदवार को, सबसे आगे वही जीते प्रणाली में, और PR में राजनीतिक पार्टी को। सीटों को बांटने की अगर हम बात करें तो वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर वोटों का अनुपात उतना मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितने % वोट उतनी % सीटें, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर प्रतिनिधित्व के जवाबदेही की, तो प्रतिनिधि स्पष्ट होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट, भाई हमें पता है हमने किस लीडर को चुना है, हमें कोई भी बात रखनी होगी, कुछ भी कंप्लेन करनी होगी, हम उस बंदे के पास डायरेक्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मतदाता दल को चुनता है और स्पष्ट व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा लीडर कौन है, हम क्या करते हैं, हम पार्टी को वोट देते हैं और पार्टी फिर अपने अकॉर्डिंग बंदे को वहां पर अपॉइंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्योंकि उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं तो स्पष्ट है, हमें पता है हम किसके पास जाएंगे और हम वहां पर इंसान को देखकर ही वोट देते हैं, ठीक है। पार्टी अगर हमें एक बार को नहीं भी पसंद आ रही है तो हम इंसान को देखते हैं कि इन दो में से कौन सा ऐसा इंसान है जो हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे आगे वही जीते प्रणाली में ऐसा होता है। अब उदाहरण आपको पता है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK किसके एग्जाम्पल हैं, FPTP के, और PR के एग्जाम्पल हैं इजराइल और नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ये आपका आज हम पार्ट 1 जो है इतना ही रखते हैं, है ना। भारत में FPTP को अपनाने के कारण क्या थे, ये भी पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा है ना। तो भारत में FPTP प्रणाली को अपनाने के क्या कारण है। सबसे पहली बात तो ये बहुत सरल था, समझने में बहुत आसान था, मैंने आपको पहले ही बताया कि आम मतदाताओं के लिए समझने में क्या था, बहुत आसान था, इसीलिए इसको अपनाया गया, ठीक है। मतदाताओं के लिए समझने में बहुत आसान था, भाई जिसके पास ज्यादा वो जीत गया, है ना, जिसके पास कम वो हार गया, तो बहुत ईजी है। तो इसमें ज्यादा जनता को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है, स्पष्ट विकल्प होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मतदाताओं को दल के साथ साथ पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दल के साथ साथ पसंदीदा उम्मीदवार जो हमें पसंद है, मान लीजिए हमें दल नहीं पसंद है लेकिन हमें उम्मीदवार पसंद है, तो हम उम्मीदवार का चयन भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, स्थिर सरकार होती है। यह प्रणाली आमतौर पर बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत दिलाकर एक स्थिर सरकार का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि भाई एक बंदे को स्पष्ट बहुमत मिल रही है, एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल रही है, वही सरकार बना रही है, तो सरकार के गिरने का डर जो है वो कम रहता है और सरकार स्थिर रहती है, ठीक है। इसके बाद अगला कारण क्या है, अगला है सामाजिक विविधता में सामंजस्य। आपको पता है कि भारत में बहुत ज्यादा विविधता है, तो हर एक सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व मिलना मतलब जरूरी था भारत में, इसीलिए हमने इस जो सिस्टम को अपनाया। तो विभिन्न सामाजिक समूहों को एक निर्वाचन क्षेत्र में एकजुट होकर काम करने के लिए ये क्या करती है, प्रेरित करती है, ठीक है। तो क्या देखा, सबसे पहली बात ये सरल है, आसान है, स्पष्ट विकल्प होते हैं, हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, सरकार इसके द्वारा बनी होती है जो वो स्थिर होती है, और सामाजिक जो विविधता है उसका बैलेंस यहाँ पर बना रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आज का पार्ट 1। पार्ट 2 में जो हमारा रिमेनिंग कंटेंट है हम वो पढ़ेंगे। अब वीडियो के एंड तक अगर आप लोग आए हैं तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा, ठीक है। एक छोटी सी कोशिश जो मैंने आप लोगों के लिए की है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आपको कंटेंट एंड वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करते हुए जरूर जाना कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में PDF जो है वो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्लास नोट्स आपको कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्द इसका आएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट 2 इसका आपके लिए अपलोड करा दूं। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।